अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। बीते 2 दिनों से उत्तर भारत के राज्यों में मौसम के रुख में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव के चलते लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है और खासकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई जोरदार बर्फबारी और लगातार बारिश से तापमान तेजी से नीचे आया है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए अलावा और गर्म कपड़ों का भी सहारा लेना पड़ रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यही मौसम पैटर्न बना रहेगा, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बीते 2 दिनों में इस कदर बर्फबारी हुई कि लोगों को अक्टूबर में ही दिसंबर का एहसास होने लगा। यह एहसास होना भी लाजमी है क्योंकि कश्मीर के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाके इस वक्त बर्फ की आगोश में हैं। कश्मीर घाटी में यह सीजन की पहली बर्फबारी है जिसने पहाड़, पेड़, मैदान और रास्तों को पूरी तरह से ढक दिया है। नौबत यह है कि रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की टीमों को लगाना पड़ा है ताकि आवाजाही प्रभावित न हो। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। आमतौर पर पूरी कश्मीर घाटी में इस तरह की बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती है, मगर इस साल स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही भारी बर्फबारी ने सभी को हैरान कर दिया है। इस बर्फबारी को देख पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि घाटी के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की निर्भरता पर्यटन पर है और अब की बार पहलगाम में अप्रैल के महीने में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरह से पर्यटक जो उद्योग है वो प्रभावित हुआ था। बहुत कम टूरिस्ट कश्मीर आए थे, लेकिन अब पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद जागी है कि इस बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर की ओर पर्यटक रुख करेंगे, खासतौर से कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर। मैं कलकत्ता से हूँ। ये स्नोफॉल ना लाजवाब, मेरी थकान से कुछ समझ में आ रहा है क्या इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह कश्मीर का बेहतर, कश्मीर का आवाम, लोग बहुत अच्छा है। आज मैंने जिंदगी का पहला मकसद था मेरा कि मैं स्नोफॉल देखूं, इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर कश्मीर में और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है और लाइव हम लोगों को स्नोफॉल मजा आया है और इससे अच्छा क्या चाहिए। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से घाटी में ठंड की दस्तक भी हो गई है। बताया जा रहा है कि इस प्री सीजन बर्फबारी के कारण तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है, जो सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम है। ऐसे में लोगों को अभी से ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और कांगड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। सोमवार सुबह से जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अब कश्मीर में लोगों को यह एहसास होने लगा कि अब जाड़े की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। तापमान ज़बरदस्त लुढ़का है, न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ों में भी। अगर श्रीनगर में मंगलवार के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान मात्र 13 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि रात में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़क चुका है। आने वाले दिनों में इस ठंड का एहसास न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी होगा। कमोबेश मौसम का ऐसा ही मिजाज पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए एजेंसियों को लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, प्रदेश में ठंड का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। इस WD का असर जो है हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों यानी कि 7 अक्टूबर तक लगातार बना रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे चंबा और कांगड़ा जैसे जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमने ऑरेंज अलर्ट चंबा और कांगड़ा के लिए जारी किया हुआ है। जबकि वहीं पर कुल्लू और मंडी जिले में भी मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की बारिश कुछ एक स्थानों पर हमें जरूर देखने को मिलेगी। येलो अलर्ट
अलर्ट हमने कुल्लू और मंडी जैसे जिलों के लिए जारी किया हुआ है, जबकि लाहौल स्पीति में जो है भारी बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से येलो अलर्ट लाहौल स्पीति में भी हमने जारी किया हुआ है। इस बार का WD काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। उधर देवभूमि उत्तराखंड के भी ज्यादातर ऊंचाई वालों इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है, चाहे केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब हो या फिर भारत चीन सीमा, माणा पास रत्ता कोणा हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। चंद रोज पहले तक जो वादियां सूनी पड़ी थी वो अब बर्फ से पूरी तरह लद चुकी हैं। वहीं चमोली की नीति घाटी में भारी बर्फबारी से निर्माण कार्यों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। चमोली की ऊंचाई वाली जगहों पर सोमवार से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर मंगलवार को भी जारी है। तमाम निचली जगहों पर इस समय लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। वहीं नीतीमाणा घाटी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भी जमकर बर्फबारी इस समय हो रही है। अक्टूबर का अभी दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है और पहाड़ों में बर्फकाल देखने को मिल रहा है। कई वर्षों के बाद ये समय देखने को मिल रहा है जब अक्टूबर के महीने में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हेमकुंड साहिब की है, जहां गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर के चारों तरफ 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। ऐसे में गुरुद्वारे तक जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह से लोगों को अभी से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। लिहाजा ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इधर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बर्फ गिरता है अभी। हाँ, सुंदर मौसम है, थोड़ा ठंड लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पिछले साल की अपेक्षा, कई वर्षों की अपेक्षा इस बार ठंड जल्दी आई है और ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस समय अगर आप देखेंगे हेमकुंड साहिब हो गई, बद्रीनाथ हो गया, औली हो गया और मलारी जो हमारे बॉर्डर है वहाँ पे भी बर्फबारी, काफ़ी अच्छी बर्फबारी पड़ रही है। चार धाम यात्रा से जुड़े पवित्र देवधामों के कपाट बंद होने में अभी कुछ दिन बाकी है। ऐसे में मौसम के सर्दीले मिजाज को देखते हुए चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े, जूते और जरूरी दवाइयां साथ लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। श्रीनगर से अशरफ वाणी, अनंतनाग से आरिफ बलोच, शिमला से विकास शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल। गुड न्यूज टुडे। अगली अच्छी खबर मुंबई से आई है, जहां पर कुछ घंटों बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो की लाइन 3 के अंतिम चरण की सौगात मुंबईकरों को मिलने जा रही है। और इन दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां देश की हवाई सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, वहीं मुंबई मेट्रो की ये लाइन मुंबईकरों के सफर को और आरामदायक बनाने जा रही है। शानदार डिजाइन और एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये नया नवेला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन कुछ घंटों बाद होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए नवी मुंबई पहुंचने वाले हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के इस शानदार शाहकार को देश सेवा में समर्पित करेंगे। महामुंबई का दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से होगा। वो हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2:40 में उतरेंगे। पहले वो टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लेंगे, वहाँ पे वॉक थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एयरपोर्ट के ही प्रीमाइसेस में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। नवी मुंबई के इस हवाई अड्डे को करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यही वजह है कि टर्मिनल की छत कमल की पंखुड़ियों जैसी है, जिसे 12 सुंदर पिलर्स सहारा दे रहे हैं। इस एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन होने के बाद यहाँ से हर साल करीब 2 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे, जबकि अंतिम चरण में इसकी क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। वहीं कार्गो सुविधा के तहत पहले फेज में 5 लाख टन माल हैंडल किया जा सकेगा, जिसे बाद में 32 लाख टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाई जाने की उम्मीद है।
इस एयरपोर्ट की खूबियों में एक खूबी ये भी है कि एयरपोर्ट को वाटर टैक्सी से सीधे कनेक्टिविटी दी गई है। इतना ही नहीं, हवाई अड्डे के पास 47 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टोरेज की क्षमता भी है। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर पर बना हुआ है, जिसमें कि 2 रनवे हैं, 4 टर्मिनल हैं। टोटल इसकी क्षमता देखें तो 9 करोड़ प्रति वर्ष हैंडल करने की क्षमता है और 3.25 मिलियंस म्हणजे 10 लाख टन इतना इसको कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। पहले चरण में जो है वो 2 करोड़ क्षमते वाला और 0.8 मिलियन मेट्रिक टन वाला इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ करने जा रहे हैं। टर्मिनल 1 कंप्लीट होने के बाद हम टर्मिनल 2 का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। अगर इसको हम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के मुंबई से तुलना करें तो मुंबई का कैपेसिटी करीब 50 से 55 मिलियन पैसेंजर पर एनम है, जबकि हमारा ये कंप्लीट पूरे चारों फेसेज होने के बाद करीब 90 मिलियन पैसेंजर हो जाएगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट सेवा और सुविधाओं के मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से कमतर नहीं होगा। बड़ी बात ये कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होते ही न सिर्फ मुंबईकरों का करीब 2 दशक पुराना सपना पूरा हो जाएगा, बल्कि मुंबई की हवाई कनेक्टिविटी भी 2 गुनी हो जाएगी, जिससे देश के एविएशन सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा। फिलहाल आप देखेंगे हमारे पीछे वही टर्मिनल 1 दिखेगा जो जल्द ही इनॉग्रेट किया जाने वाला है। ये एयरपोर्ट है, इसको रिंग रोड पूरी तरफ से बन रहा है। जैसे आपको नैना अभी नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो कामोटा की तरफ वहां से भी एंट्री दिया है। कम से कम मुझे लगता है 10 गेट रहेंगे एयरपोर्ट पे। 10 गेट से 10 तरह के गेट रहेंगे और 10 तरह के आपको ट्रैफिक को कंट्रोल के लिए 10 जगह जाने को मिलेगा। एयरपोर्ट जाना, इधर JNPT जाना है तो आपको ऊपर से भी रोड दिया है, वो जो JNPT जाता है, और दूसरी तरफ आपको या नैना में जाना है तो न्यू पनवेल की तरफ आपको दूसरे ब्रिज बना है। यहाँ से आपको वाशी नेरुल जाना है तो ये दूसरे ब्रिज आपको सामने इधर से दिख रहा है। आप वहां पे जाएंगे पनवेल की तरफ तो आपको पूरा उधर से पूरा ये दिखेगा, एरिया दिखेगा कि कैसे कैसे ब्रिज बन रहे हैं, कैसे कैसे एरिया बन रहे हैं। अभी वाशी इधर बॉम्बे जाना है तो अटल सेतु बन रहा है, तो ट्रैफिक का फिर भी इधर लोकल ट्रैफिक ना बने इसके लिए शिड़कों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस तरह से इन्होंने समझाया, जैसे आने वाले समय में 4 टर्मिनल होंगे इस एयरपोर्ट पे, तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी जो है, पीपल्स मूवमेंट कनेक्टिविटी, वो इस एयरपोर्ट को दी गई है ताकि आप किसी एक टर्मिनल पर गलती से चले जाते हैं तो दूसरे टर्मिनल पर वक्त रहते पहुंच सके। इस एयरपोर्ट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पर मुंबईकरों को एक और सौगात देने वाले हैं। ये सौगात है मुंबई की पहली फुली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, जिसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जिसमें कफ परेड से आरे कॉलोनी तक 27 स्टेशन शामिल हैं। वहीं टिकटिंग सिस्टम में 1 नेशन 1 कार्ड योजना का उपयोग करके यात्रियों को एक ही कार्ड से मेट्रो, बेस्ट बसेस, लोकल ट्रेन्स और मोनोरेल जैसे सभी विकल्पों में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही इस रूट पर मेट्रो का किराया 10 रुपए से 70 रुपए के बीच रखा गया है। हर कोई आश्चर्य था कि भला अंडरग्राउंड किस तरीके से मेट्रो गुजरेगी। तो आपको बताया कि स्टेशन बनकर तैयार है और कल से ही जो लोग हैं, यात्रीगण हैं, वो कालवा देवी मेट्रो स्टेशन पर आना शुरू कर देंगे। मात्र 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक की टिकट होगी और आपको बताएं कि लगभग 27 स्टेशन अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। इस मेट्रो के इस्तेमाल से आप सिर्फ 45 मिनट में ही आरे कॉलोनी से सीधे कप परेड पहुंच जाएंगे, यानी कि उपनगर मुंबई से सीधे साउथ मुंबई की तरफ पहुंच जाएंगे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। लोगों के लिए सफर सुहाना हो जाएगा। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं मेट्रो स्टेशन पर की गई हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के इस अंतिम फेज का उद्घाटन होते ही जहां इस रूट से यात्रियों के 3 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा, वहीं मुंबई में सड़कों से ट्रैफिक का दबाव भी कुछ कम होगा। नवी मुंबई से मुस्तफा शेख और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करेंगे 19 अक्टूबर को जगमग होने जा रही अवधपुरी की। और इस बार दीपावली से पहले दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 9वें दीपोत्सव के मौके पर 26,11,101 दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार दीपोत्सव के प्रतीक के तौर पर राम की पैड़ी पर पत्थरों से 6 विशालकाय दीपक का निर्माण करवाया जा रहा है। और पत्थर के ये दीपक तेल और बिजली दोनों से जलेंगे। हालांकि अभी तेल से जलाने की योजना है।
सदियों पुरानी नगरी, अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय शहर भगवान राम की अयोध्या दीपोत्सव के लिए सज धज रही है। दीपावली से पहले दीपों से जुड़े इस त्योहार के लिए अयोध्या को साक्षात त्रेता युग में ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में विधिवत रूप से दीपोत्सव की तैयारियां आज से शुरू हो गईं। 9वें दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चार के बाद दियों के इस त्योहार की सफलता के लिए भूमि पूजन किया गया। हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इस महा उत्सव के लिए नोडल एजेंसी है, जिसके कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर मुख्य यजमान के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरयू की भी पूजा की। करीब 20 महीने पहले राम मंदिर में दशरथ नंदन के प्राकट्य के बाद से ये पावन धरती राममय है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आ रही दूसरी दीपावली के मौके पर दिव्य और भव्य अवध नगरी में 19 अक्टूबर की शाम को लोगों को साक्षात त्रेता युग जैसा एहसास होना तय है। इस बार के दीपोत्सव को पहले की तुलना में और भी ज्यादा भव्य और दिव्य दर्शाने के लिए राम की पैड़ी पर पत्थरों से 6 विशालकाय दीपक बनाए जा रहे हैं, जो दीपोत्सव के प्रतीक होंगे। पत्थर के इन दीपकों का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बिहार से आए शिल्पकार इन विशाल दीपकों को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हैं, जो तेल और बिजली दोनों से प्रज्वलित होंगे। अयोध्या में इस वर्ष दीप उत्सव की जो भव्य तैयारी है वो बहुत ही अनोखी और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि इस वर्ष जो दीप उत्सव होगा इसी राम की पैड़ी पे विशाल काय दीपक सजाया जाएगा। ये दीपक है, हम उसी के सामने खड़े हैं। ये दीपक बनाए जा रहे हैं इसी राम की पैड़ी पे और उसको शोभा बढ़ाया जाएगी राम की पैड़ी की। ये परमानेंट दीपक बना दिए जा रहे हैं और इसमें ये अभी इसमें तय नहीं हुआ कि ये किस चीज से जलाए जाएंगे दीपक, लेकिन ये है कि ये विशालकाय जो दीपक बना दिए गए हैं ये राम की पैड़ी की शोभा को दीप उत्सव में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से निखरने की तैयारी की जा रही है। इन विशाल दीपकों को बिजली से प्रकाश देने के लिए 2 प्रोजेक्टर लगाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। दियों के निर्माण के साथ साथ राम की पैड़ी का भी भव्य सौंदर्यकरण हो रहा है। यूपीपीसीएल की तरफ से करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से सीढ़ियां, घाट और आसपास की संरचनाओं को सजाया, संवारा और निखारा जा रहा है। हमारे पीछे भी अगर हम आपको दिखाएंगे राम की पैड़ी को किस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो आप हमारे पीछे देखिए किस प्रकार से राम की पैड़ी में यहाँ कार्यभार चल रहे हैं और यहाँ लाल पत्थरों से इनको सजाया जा रहा है, पिंक पत्थरों से इनको सजाया जा रहा है और यही वो किनारा है जो सरयू माता यहाँ से निकलती है राम की पैड़ी से, वहां की पेधार होती है और यहीं से सरयू माता का बहाव होगा और इन्हीं अद्भुत और खूबसूरती के साथ यहाँ पे दीप उत्सव का आयोजन होगा। एक अलग ही राम की पैड़ी पे निखार देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे, और राम की पैड़ी को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। जो इसकी डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है जिसको सजाने की संवारने की, तो हम बता दें कि वो 10 अक्टूबर की है और 10 अक्टूबर तक इस कार्य को यहाँ पे पूरा कर लेना है। ये यूपीपीसीएल द्वारा किया जा रहा है कार्य, उनको ये कार्यभार मिला है इस राम की पैड़ी का और वो कार्यभार 10 अक्टूबर तक इनको पूरा करना है और वो कार्यभार पूर्ण होने के बाद इस राम की पैड़ी पे 19 अक्टूबर की वो तारीख तय कर दी गई है जिस तारीख को वो यहाँ पे दीप उत्सव मनाया जाएगा। इस बार राम की पैड़ी के किनारे ऐसी सीढ़ियां अस्तित्व में आ रही हैं जिन्हें भविष्य में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ओपन थिएटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दीपोत्सव पर राम की पैड़ी को भव्य स्वरूप देने में जुटे कारीगर और मजदूर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। 1 महीने से काम कर रहे हैं राम की पीढ़ी पर, जो नदी है उनके पास सीढ़ी और लाल पत्थर जो धौलपुर स्टोन है उस पर काम कर रहे हैं। हमारे धौलपुर के कम से कम 25-30 आदमी हैं और भी लेबर है, करीबन 40-50 आदमी की लेबर काम कर रही है। त्रेता युग में लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम का जिस तरह स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार भी सरयू घाट और राम की पैड़ी को दीपों की सुनहरी रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। अयोध्या में दीपोत्सव का जो महात्म है वो
भगवान श्री राम के युग से ही प्रारंभ हुआ है। और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों के मन में जो उमंग थी, जो तरंग था, और जो बुराई और अंधकार रूपी रावण का विनाश भगवान श्री राम ने किया, तो उनकी आगमन की प्रतीक्षा में लोगों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए। इस साल 26,11,000 दीपक प्रज्वलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए राम की पैड़ी समेत सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए दियों का कम से कम 5 मिनट तक जलना जरूरी है। इसके लिए हर दिए में 30 मिलीलीटर सरसों का तेल डाला जाएगा। उस लिहाज से 28 लाख दियों को जलाने के लिए 91,000 लीटर सरसों का तेल और 30 लाख बाती का इंतजाम किया जा रहा है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ होते ही दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। एक प्रकार का प्रतीक है हमारे समाज के लिए कि जो भी हमारे समाज के अंधकार को, जो भी हमारे समाज की कुरीति को, जो भी हमारे समाज के दुर्व्यसन और दुर्व्यवहारों को समाप्त करके प्रकाश भर दे, ज्ञान भर दे, ऊर्जा भर दे, हम उसके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं, हम उसे प्रणाम करते हैं। और इसलिए यह दीपोत्सव का पर्व अयोध्या से ही प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि ये उत्सव भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक चेतना के उत्सव के तौर पर भी स्थापित होगा। हर साल की तरह इस साल भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का अयोध्या आगमन होना है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। दिव्य और भव्य दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी और सरयू के 55 घाटों पर दीपों की ये गंगा न सिर्फ अवधपुरी को रोशन करेगी, बल्कि पूरी दुनिया को भगवान राम की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संदेश देगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।